नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आरिश अजहर और आप देख रहे हैं सूबा बोलेगा। और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे अपना बजट 2021। हेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। जी हां, 2021 आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस बजट के आने से पहले से ही लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ये सदी का सबसे बेहतर बजट होगा, ऐतिहासिक बजट होगा, जबकि पीएम मोदी ने इस बात का इशारा किया कि ये किसी मिनी बजट से अधिक नहीं होगा। ऐसे में उम्मीद कम रहनी चाहिए। और वहीं अब इस बजट से बहुत सारे लोग की उम्मीदें भी पूरी हुई है, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके हाथ निराशा लगी है। तो इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसी पर आज जिसे कह सकते हैं हम बात भी करेंगे, आखिर देश के बजट पर लोगों की राय क्या है। सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में मैं चाहूंगा कि आप बड़ी तादाद में हमसे जुड़िए, बड़ी तादाद में अपनी बात को रखिए। और बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि इस बजट से देश का आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के काल में ये बजट आत्मनिर्भर भारत का विजन है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस बजट से कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इस बजट से स्वास्थ्य सुविधाओं को मदद मिलेगी। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए बजट में सुविधाओं और समानता लाने के लिए प्रयास किए गए। और क्या कुछ कहा हम आपको दिखाते हैं। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने अपना 2021 और 22 के लिए बजट पेश कर दिया और इस बजट पर यूपी के मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की है। योगी आदित्यनाथ ने बजट लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी और सभी वर्गों को खुश करने वाला बताया। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, हम आपको दिखाते हैं। बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहीं साथ ही साथ बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो,
ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। तो वहीं बजट में क्या कुछ खास है आपके लिए, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है। उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। तो आज के बजट के बाद जहां बीजेपी नेताओं ने बजट का स्वागत किया, वहीं विपक्षी नेताओं ने बजट को निराशाजनक बताया। विपक्षी नेताओं के मुताबिक ये बजट भटका हुआ बजट है और इस बजट से कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बजट को लेकर जो विपक्ष है उसने भी जमकर निशाना साधा है। बजट से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, ये एक बड़ी बात है। इनकम टैक्स में फिलहाल किसी तरह का कोई बदलाव नहीं गया। घर और महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस दिया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पर, जिसे कह सकते हैं कि ज़्यादा जोर जो है इस बजट में दिया गया है। इसीलिए कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो खजाना है, बजट की बात करें तो इसमें खुला है। लेकिन इससे कितना फर्क पड़ेगा, खासकर देश की जीडीपी पर, वो देखने वाली बात होगी। तमाम तरह की बातें तो की ही जा रही हैं। एक तरफ निर्मला सीतारमण खुद जो उन्होंने साफ तौर पे दावा किया था कि भाई जीडीपी जो है वो हाइप करेगी, लेकिन ये कैसे बढ़ेगी, अपने आप में कई ऐसे सवाल हैं। और लखवी चंद हरियाणा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। लखवी चंद जी, अपनी बात को रखें। हेलो जी लखवी चंद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, मैं तो एक इनकम टैक्स की स्लैब के बारे में एक राय देना चाहता था जी। कर्मचारियों को इनकम टैक्स स्लैब में जो है राहत देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई है। कर्मचारी ही देश का भविष्य और टैक्स इकट्ठा करते हैं, तो कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी है, उनको राहत दी जानी चाहिए। ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, सीधा आपको लेके चलते इस वक्त। Infrastructure, yes. If spending takes place on roads and ports, big business will benefit. So they will get contracts, there will be demand for steel, there will be demand for electricity. But that's good. We are not saying you should not spend on infrastructure. You should spend on infrastructure. We welcome spending on infrastructure. But at the same time, you must understand that after 8 quarters of a slowdown and 4 quarters of a pandemic year, after 12 quarters, the kind of emphasis you give to infrastructure, equal emphasis should have been given to the poor, the working class, the migrant, the agricultural labor, the daily work. That is completely missing in this budget. This budget may have had a mind behind it, but there is certainly no heart behind it. Thank you, sir. ये सरकार की तरफ से कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो यूपीए सरकार ने कई साल रखी रही, वो हमने लागू करने का ऐलान किया है और अब किसानों को आंदोलन अपना खत्म कर देना चाहिए। आदरणीय साथी, या तो वित्त मंत्री और सरकार झूठ बोल रही है या सुप्रीम कोर्ट में उनका शपथ पत्र। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने जो शपथ पत्र दिया है, अगर आप उसका अवलोकन करें, पढ़ें, तो वो कहते हैं कि लगभग 135 स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों में से, अगर मुझे सही याद है, 85 से अधिक सिफारिशें यूपीए सरकार ने लागू कर दी थी। और किसानों की मांग क्या है? 3 काले कानून खत्म करो और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, सरकारी खरीद, पब्लिक प्रोक्योरमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन वितरण प्रणाली,
उसे चालू रखो। परंतु ये सरकार अहंकार की कुर्सी पर बैठी है और ना कुछ देखती, ना सुनती और ना सोचती। अब उन्हें राजहट छोड़ना पड़ेगा। मुजबानी जमा खर्च की बजाय वाकई में किसान के आंसू पोंछ कर दिखाएं तो ही बात आगे बढ़ पाएगी। आनंद। outlay for the health has been increased by rupees 2.2 lakh crore, which is an increase of 137% relative to last year's budget. Out of this, rupees 35,000 crore only for the vaccine. Do you think the government has been realistic given the COVID pandemic? See, whatever is required to be spent on the vaccination should be spent. If it will cost eventually more than 35,000 crore, Congress party believes that money must be spent. We have no quarrel with the government footing the bill for vaccination. In fact, our case is that everybody should get the vaccine free. If a very small number wants to buy the vaccine, that's a different matter. But the vast majority, the overwhelming majority of the people of this country must get the vaccine free, is the Congress party's position. My accusation is, you include that one-time expenditure on vaccination and then say my health infrastructure, health expenditure budget is going up. You have to compare apples and apples, oranges and oranges. Similarly, you can't lug in the Finance Commission's grants and then show this number of 2,23,000. Look at page 37 of the Finance Minister's speech. Take out these add-ons and the comparison is what I told you, a very small increase in health expenditure, which is there in my statement. So you mentioned the clampdown of internet by Delhi police. You mentioned Delhi police. I just wanted to ask you, how do you respond to the fact that one of the journalists was arrested by Delhi police and several cases have been put against him, Mandeep Hulian? Apart from that, many senior journalists, FIRs have been registered against them. Who knows? For asking the question, you, and for answering the question, I may be arrested tomorrow. Any criticism of the police is sedition. A tweet is anti-national. And FIRs will be filed in 5 states. These are condemnable actions. It shows a government living in mortal fear. तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब को आप सुन रहे थे, जहां पर वो कह रहे थे मोटे मोटे तौर पर कि ये बजट दिल को खुश करने वाला नहीं है। कांग्रेस की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट को लेकर कांग्रेस अपनी बात रख रही थी। फिलहाल बजट में सबसे ज़्यादा नज़र जिस चीज़ पर होती है वो बाजार और उसमें क्या महंगा और क्या सस्ता हो रहा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम बढ़ाए हैं, तो साथ ही कई वस्तुओं को सस्ता भी किया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। इसमें कवर किया जा वन नेशन वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है। उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल से शुरू होगा। 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। इसके तहत मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। 34,000 करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवेज पर खर्च होंगे। शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20,000 बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। 702 किलोमीटर मेट्रो अभी चल रही है। 27 शहरों में कुल 1016 किलोमीटर मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होगी। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं दिल्ली। शिक्षा, स्वास्थ्य,
युवा कल्याण, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विकास को राशि का अच्छा प्रबंधन किया गया है। विशेष रूप से देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल इस बात का प्रावधान करता है। देश में चाहे गांव की सड़क का निर्माण हो और चाहे नेशनल हाईवे का निर्माण हो, इस दृष्टि से बड़ी राशि इस पर खर्च की जाने वाली है। वर्तमान परिस्थितियां और कोविड संकट को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और जन स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को पहले 7 लाख रुपए का ऋण मिला करता था। मोदी जी ने आने के बाद उसको 15 लाख करोड़ और इस बजट में 16.5 लाख करोड़ का ऋण किसानों को मिलेगा। यह मैं समझता हूं एक बड़ा प्रावधान है। तो आपने सुना कृषि मंत्री जो तोमर साहब हैं वो साफ तौर पे इस बजट के बारे में बता रहे थे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बजट की कुछ बड़ी बातों के बारे में हम जानते हैं। शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20,000 बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। 702 किलोमीटर मेट्रो अभी चल रही है। 27 शहरों में कुल 1016 किलोमीटर मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होगी। कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63,000 करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में भी 14,788 करोड़ रुपए से 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर में 5,976 करोड़ और नासिक में 2,092 करोड़ से मेट्रो बनेगी। 182 दिन की जगह 120 दिन में कंपनी शुरू कर सकेंगे। ये स्टार्टअप के लिए बड़ी मदद होगी। छोटी कंपनियों की परिभाषा में भी बदलाव होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। आईडीबीआई के साथ साथ 2 बैंक और 1 पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। एलआईसी के लिए भी आईपीओ प्लान लाया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बैंकों को एनपीए से छुटकारा दिलाने के लिए स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और स्टेट मैनेजमेंट कंपनी भी बनाई जाएगी। रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जा सके। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। सोमनगर गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। गोमो दमकुनी सेक्शन भी इसी तरह बनेगा। खड़गपुर विजयवाड़ा, भुसावल खड़गपुर, इटारसी विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव हो। हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। ये सिस्टम देश में ही बनेंगे। 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं। 1.07 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज भी अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेगी। रेलवे भी फ्रंट कॉरिडोर को मोनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे उनमें भी मोनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा। न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वाटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। नीमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा। इससे 50,000 बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। ये बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70,000 गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सके। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी। 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक APMC की भी मदद पहुंचेगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीवेड पार्क बनेगा। NGO, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। तो ये आपने देखा बजट की कुछ खास बातें, जहां एक और बजट में मिल रही धनराशि की बात हो रही है। ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि पिछले बजट का कितना लाभ लोगों तक पहुंचा है, उनको मिला है, और बजट का कितना हिस्सा अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ऊर्जा विभाग में बजट प्रावधान 34,543 करोड़ और कुल खर्च 17,828। पंचायत राज विभाग को देखें या फिर बात गृह विभाग की, तो कितना खर्च हुआ है, कितना आवंटित बजट में हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी जो राशि है वो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, सिंचाई जल संस्थान विभाग की बात कर लें, तो बजट के बारे में हमने आपको बताया। बजट में जो खास चीजें रही उसके बारे में आपको बताया, और साथ ही साथ जब भी बजट आता है, जैसा कि कल हम सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में भी चर्चा कर रहे थे कि बजट से हमेशा लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती हैं, हर वर्ग को सबसे ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, और जबकि कोरोना काल इस बार हमने देखा है तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि यह आने वाला जो बजट है ये बहुत मुश्किल है जो है वित्त मंत्री के लिए, और ऐतिहासिक बजट होगा। किस तरह से जो तमाम वर्ग जो है मोर मांग रहे हैं, इस मोर की भरपाई कैसे की जाएगी। फिलहाल जो मोटे तौर पर देखा जाए तो फोकस जो किया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया है, उसके साथ हेल्थ सेक्टर पर भी जो है जो फोकस है वो ज़्यादा किया गया है। रोजगार को लेकर जो हम बात कर रहे थे, कोई मजबूत या ठोस रणनीति जिसे कह सकते हैं
रोजगार को लेकर वो फिलहाल नजर नहीं आई है। सोना चांदी सस्ता होगा, लेदर प्रोडक्ट्स भी जो है वो सस्ते होंगे, ये खैर अच्छी बात है। पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी, ये खास बात है। कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जो इस बजट में खास है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया है, जो मौजूदा वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़कर 74% जो है वो हो गई है। बात बीमा क्षेत्र की अगर हम करते हैं, साथ ही साथ और जो हम कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, जैसे कि घाटा के बारे में जो झटका इस बजट ने लोगों को दिया हुआ है, डिजिटल पेट्रोल पर से जो है वो बढ़ा दिया गया है और टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं है। खासकर बात बलबीर कानपुर से इस बीच एक दर्शक भी हमारे साथ हैं। बलबीर अपनी बात को रखें। जी नमस्कार। जी नमस्कार बलबीर, क्या कहना चाहेंगे आप? केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान का बजट पेश किया गया। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार बलबीर, बोले आप जल्दी से अपनी बात को रखें, आपकी आवाज आ रही है। जो बजट पेश किया गया वो अपने आप में इस तरह का बजट है जिसका तो काफी है नाम है। जैसे इनकम टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब जो 2,50,000 है, जबकि 7वां वेतनमान लागू हो चुका। उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कम से कम 5 लाख इसका न्यूनतम स्लैब होना चाहिए था। उसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 75 वर्ष से ऊपर के जो है उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। भैया 65 वर्तमान में जो आदमी 2005 में रिटायर हुआ होगा, आज की डेट में वो 75 साल का हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के लॉलीपॉप का बजट कर्मचारियों के हितों पे तो पूर्णतः उठाया जाता है। और जहाँ पर हम स्कूल को देख रहे हैं कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग में 7700 करोड़ के बजट में से 2700 करोड़ बजट का आज तक भी खर्च किया गया, अर्थात 2 महीने में क्या 50,000 करोड़ खर्च होगा। इस तरह की सरकार की जो स्थिति है, केवल फरवरी और मार्च में बजट ही का द्वारा न्यारा किया जाता है, जो कि बड़ा दुर्भाग्य है। और इसको साल के 12 महीने में बराबर रूप से खर्चा किया जाना चाहिए, न कि साल के फरवरी और मार्च में। ठीक बलबीर, आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश होंगे। आप इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में फिलहाल रख सकते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। हेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं। तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपका बजट 2021, आप अपनी राय रखिए। फिलहाल कमलेश इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है बहराइच से। कमलेश जी अपनी बात को रखें। कमलेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को आप रख सकते हैं। ठीक, शायद मुझे लग रहा है कमलेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप लगातार हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं बजट पर चर्चा करने, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन धवन साहब अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संतोष गुप्ता, आर्थिक विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुस्कुरा रहे हैं, पवन धवन जी के पास चलते हैं। पवन धवन जी, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप बजट से बहुत खुश हैं। किस तरह से देखते हैं, जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, देखिए, पहले ये वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था कि बजट बहुत ही ऐतिहासिक होगा और 100 वर्षों में ऐसा बजट नहीं आया है। तो शायद हम लोगों ने इसका, जब इस कमेंट का बहुत उपहास का केंद्र बनाया और लगातार इसे मजाक के तौर पे ही लिया। लेकिन आज जब हम इस बजट को डाइसेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सीधा सा एक छोटा सा कमेंट मेरा ये है कि शायद मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि जब सरकार की प्राथमिकता जो है कर और कराधान और कर की प्रणाली और करों के बारे में उन्होंने कम डिस्कशन किया है, उसकी चिंता कम की है। पब्लिक स्पेंडिंग्स, सरकार क्या खर्चा करेगी, कैसे खर्चा करेगी, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, उस पे सरकार का फोकस ज्यादा है एज कंपेयर टू टैक्सेशन। तो यही सबसे बड़ा एक वेलकम स्टेप है कि जो पिछले साल सरकार ने टैक्सेशन सिस्टम में बहुत परिवर्तन किए थे, स्लैब्स लाए थे, इस बार सरकार ने उन टैक्सेशन को लेकर मेरे ख्याल से छूट ही दी है कुछ। कोई नई चीज, नया कर के रूप में कोई चीज नहीं आई है, जो कि एक बहुत वेलकम स्टेप है। अगर आप देखें कि जैसे सीनियर सिटीजन को 75 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। उनका जो भी टीडीएस, बशर्ते उनकी केवल पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम हो, तो ये उनका टीडीएस जो है बैंक रेस्पेक्टिव बैंक काट लेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े उमेश जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। जी उमेश जी बोले। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं ये कहना चाह रहा था, जो बजट पेश किया गया है इसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। और जो बजट प्रोवाइड होता है उसे भी पूरा खर्च नहीं किया जाता। इस पर सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और मॉनिटरिंग ठीक प्रकार से होगी तभी इतना बजट अब शेष नहीं रहेगा। इसलिए सरकार को बजट देते समय उसका ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार खर्च कराना है और विभाग खर्च तो नहीं कर रहा है, ये भी देखना है, जिससे विकास जरूर होगा। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, तस्लीम, माफ कीजिएगा। तस्लीम, अपनी बात को रखें। और बढ़ेगी जी तस्लीम, अपनी बात को रखें, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से ये बजट आया है उस बजट में क्या महंगाई के लिए कुछ हुआ है? महंगाई तो इससे और बढ़ेगी। जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों पे कृषि सेस लगा दिया गया है वो तो महंगाई बढ़ाने वाला है। और दूसरी चीज, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। आप जिस तरह से जानते हैं कि कोविड-19 के बाद बेरोजगारी और चरम पर पहुंच गई है। आखिर रोजगार देने के लिए मैं आपके जरिए इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ये सरकार क्या करने जा रही है? क्या इस बजट में मंत्री जी ने कुछ प्राविधान किया है? तस्लीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कई झटके हैं जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे, जिसके बारे में तस्लीम भी साफ तौर पे जो है अपनी बात रख रहे थे। फिलहाल पवन धवन साहब अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। ये कह रहा था कि हेलो,
मैं ये कह रहा था कि सरकार ने इस बजट के माध्यम से अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाने की कोशिश की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उसको किया है। एक बहुत अच्छी पॉलिसी लाई है सरकार व्हीकल के लिए, स्क्रैप पॉलिसी, उससे ऑटो इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट होगा। 20 साल से ऊपर के जो है पैसेंजर व्हीकल्स और 15 साल से ऊपर के कमर्शियल व्हीकल्स को कंपल्सरी दिया, इसका भी तो असर आम आदमी पे पड़ेगा। क्या कहना है, इसका कितना असर पड़ेगा लोगों पर? जो सेस बढ़ाया है आप उसकी बात कर रहे हैं शायद ना? जी जी, वो तो एक एडजस्टमेंट हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर बजट के बाद वो सेस लाया गया था, वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, तो वो कंपनसेटिंग इफेक्ट है। सरकार ने वो एक्साइज ड्यूटी विड्रॉ कर ली है और एक कृषि सेस ले आए हैं, तो ओवरऑल जो है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं जो बात कर रहा था, एक तो स्क्रैप पॉलिसी की बात कर रहा था, दूसरा सरकार ने एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए जो 40,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जिसमें कि वो कृषि से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, वो खर्चा एपीएमसी के थ्रू किया जाएगा। एक और सेक्टर है जो इससे डायरेक्टली बेनिफिट हुआ है एग्रीकल्चर में ही, अगर हम बात करें तो एमएसपी का एलोकेशन जो है तकरीबन 1.5 गुना बढ़ाने की बात की है। हमारे किसान भाई इससे भी डायरेक्टली लाभान्वित होंगे। दूसरा हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, जैसा कल आपके साथ चर्चा में मैंने कहा था कि हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर को मेजर बूस्ट मिलेगा। तो चूंकि कोरोना काल में हम लोगों ने ये देखा कि हमारी हेल्थ सर्विसेज चरमराई हुई थी, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सरकार ने हर आदमी को, हर जन को हेल्थ की अच्छी सर्विसेज मिले, सुविधाएं मिले, उसके लिए सरकार अपने एक प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ जनता के लिए इंश्योरेंस में 74% का एफडीआई उन्होंने अलाउ किया है, जिससे कि वो इंश्योरेंस कंपनीज को अब कैपिटल की कमी नहीं होगी, वो अपने टाई अप्स कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि ये बजट वास्तव में एक ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है, जहां पे उन्होंने कर के रूप में कोई नई चीज नहीं लाए हैं और अपने सिस्टम्स को सुधारने की बात की है उन्होंने। जैसे उन्होंने ये कहा है कि अब हम ITAT जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, वहां भी फेसलेस असेसमेंट आएगा, जिससे ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो जाएगा। उसके साथ ही तकरीबन 16.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने ये कहा है कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में किसानों को उनको लोन के रूप में एडिशनल मुहैया करवाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। 16.5 लाख करोड़ रुपए जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में किसानों को देना, ये एक मैसिव। तो मोटे तौर पे आपका कहना है कि टैक्स के तौर पर तो कोई नई चीज नहीं लाए हैं, लेकिन जो है सिस्टम को सुधारने के लिए ये बजट बहुत बेहतर है। फिलहाल अशोक कोटा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। अशोक जी अपनी बात को रखें जल्दी से। अशोक जी जल्दी से अपनी बात को रखें, वक्त की कमी है। और टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं जब भी आप हमें कॉल करें टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, तभी आपकी बात पहुंच पाएगी। अशोक जी अगर मेरी आवाज पहुंच रही, जल्दी से अपनी बात को रखें। सर मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए जल्दी से। हाँ, मैं सर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मध्यम वर्ग के लिए बजट बहुत ही निराशाजनक है और इसका वृद्धों का तो ध्यान ही नहीं रखा था। वृद्ध आदमी वैसे बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तो इसलिए मेरी सीताजी है उनसे विनती है कि वो वृद्धों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। नमस्कार सर। अशोक जी हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर MC मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। MC मिश्रा साहब आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को, कितना फायदेमंद है या कितने झटके हैं इसमें? यही प्रश्न था कि स्वास्थ्य पे शायद बहुत ध्यान नहीं दिया है, तो अशोक जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पहली बार है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य पे कुछ ध्यान दिया है। जी मैं बिल्कुल पिछले इतने दशकों से कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य पे स्पेंडिंग खर्चा बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए, जो राज्य सरकारों के क्षेत्र में भी हैं और भारत सरकार के क्षेत्र में। तो मुख्य बात मैं ये कहूंगा कि वो जिस तरह से भी लें,
94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ स्वास्थ्य का बजट किया गया है और उसमें से 35,000 करोड़ वैक्सीन के प्रोग्राम के लिए है जो कोविड की वैक्सीन बन रही है और उसके अलावा जो स्वास्थ्य में और बातें हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ प्रिवेंशन, स्वास्थ्य कैसे रखा जाए, स्वस्थ कैसे रहें और कैसे उस बीमारियों से बचें, इस पे काफी जोर है। जैसे 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर, मोबाइल हॉस्पिटल्स की शुरुआत की बात कही गई है। 112 जिलों में तो हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन, पोषण एक बहुत बड़ी समस्या है 112 जिलों में, वो उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। बायो सेफ्टी लैब हमारे केवल पूना में थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसमें 7 और 3 लैब और बनाई जाएंगी। 17 पब्लिक हेल्थ, जो अब पेंडेमिक से जैसे हम जूझे हैं इस बार, तो पब्लिक हेल्थ हमारी काफी वीक है, उसको मजबूत किया जाएगा। तो 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू करने की बात कही गई और 75,000 हेल्थ सेंटर्स बनाने का एक इसमें प्रावधान किया गया है और बजट 137% ज्यादा है पिछले वर्ष के मुकाबले। और एक खास बात ये जो हुई है, जैसे पवन जी भी कह रहे थे, निर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान हुआ है। देखिए, स्वास्थ्य में तो जितना किया जाए वो कम पड़ेगा और सबको तसल्ली हो ये भी हो नहीं सकता बजट से, लेकिन जो कुछ मैं सुन रहा था इंडस्ट्रियलिस्ट से, सुनील मुंजाल अभी एक लोकसभा टीवी में थे, मैं भी था, तो वो तो बहुत तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि 20 साल में ये पहला ऐसा बजट है। तो देखिए, हर एक को, मैं भी बड़ी आशा करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखना है कि जो 1 साल से कोविड महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है, उसमें समस्या आई है इस इंडस्ट्री में, जो लोगों के रोजगार से जुड़ी हुई, उसको एकदम से ठीक करने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। फिर पीएम ने एक और बोला है, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, जो 6 साल में करीब 64,100 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि कहीं तो शुरुआत हुई है स्वास्थ्य पे ध्यान देने की। जैसे पवन जी ने कहा कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत जर्जर हालत में थी राज्य सरकारों की, लेकिन इसमें निटी ग्रिटी कैसे होगी, फाइन प्रिंट्स क्या होंगे। प्राइवेट सेक्टर ने कोविड समय में बहुत बड़ा योगदान किया है भारत में, उनको किस तरह से ये समावेश करेंगे आगे ये बजट के द्वारा। और मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर को भी काफी सरकार से उम्मीद है कि उनको भी कुछ रियायतें मिले, लेकिन अभी रियायत की बात नहीं है, ये है कि वो जो कर रहे हैं कम से कम उसको अप्रिशिएट किया जाए और उनके ऊपर जो और कई सारे दिक्कतें आती हैं उनको देखा जाए। अगर आप अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका में 18% जीडीपी का हेल्थ केयर पर खर्च होता है और जो प्राइवेट संस्थान है उसमें डॉक्टरों की जो ट्रेनिंग है वो फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। भारत में अभी ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स खास तौर से, वो अपने ऊपर जितना है वो खुद ही मैनेज करते हैं उसको किसी भी प्रकार से। तो उसको थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता होगी जिससे उन लोगों का भी चले, क्योंकि इतना बड़ा इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है स्वास्थ्य क्षेत्र में जिसकी कल्पना बहुत सारे लोग नहीं कर सकते कि 562 करीब मेडिकल कॉलेज हैं आज हमारे यहाँ, सरकारी क्षेत्र के, प्राइवेट क्षेत्र के मिला के, और सबको अगर इस्तेमाल करें तो ये जो हम आपने कही कि स्वास्थ्य के लिए तो सरकार ने खजाना खोला है, लेकिन हमने एक आंकड़े भी दिखाए थे कि खजाना तो खुल जाता है लेकिन खजाना इस्तेमाल कितना होता है ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल आलोक वर्मा हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, उसके बाद जल्दी से मैं संतोष गुप्ता जी के पास जाऊंगा क्योंकि आलोक वर्मा किसान नेता और किसानों की बड़ी इसमें आप देख ही रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है, किसान सड़कों पर नाखुश है। तो आलोक वर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बिल को लेकर किसान खासकर क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, माफ कीजिएगा, बजट को लेकर? आप एक चीज बताइए, बजट तो हमें दिखा नहीं, ये तो बेचने वाला बजट है, इसमें हमारी संपत्तियों को बेचा गया है। और इस बजट में वित्त मंत्री जी, ये देखो, ये बजट ना एक सांसारिक प्रक्रिया, हम लोग इस पर हर साल में बहस करते हैं, हर साल में विश्लेषण करते हैं,
जैसा वो पता नहीं कौन कौन सब लोग आ करके इसमें बात करते हैं। बात आती है, ये बजट आता है देश के किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए, लेकिन क्या ये बजट आने से फायदा पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। हमारे वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए एक पिटारा खोल दिया कि एमएसपी का 1.5 गुना कर दिया। अब आप ये बताओ, एमएसपी का 1.5 गुना कर रहे हैं तो एमएसपी को गारंटी करना चाहिए ना। एमएसपी तो 6 से 7% लोगों को ही मिल रही है पूरे भारत में। इसमें यह कहा गया कि परिवार को 8 महीने तक राशन देने की, लेकिन जो अन्नदाता है उसको छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बजट जो है किसानों को पसंद नहीं है, ये निराश करने वाला बजट है, किसानों को उससे नहीं मिलेगा। किसानों का कहना है कि खासकर आलोक वर्मा का कहना है कि किसानों के लिए ये बजट जो है वो निराशाजनक है। फिलहाल मैं संतोष गुप्ता जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन इस बीच विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर विपक्षी नेताओं का, ये भी जरा हम आपको दिखाते हैं। ये जो बजट आया है इसमें बीजेपी सरकार ने, केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया है। दिल्ली के लोगों को केवल 325 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि दिल्ली की इतनी बड़ी आबादी है। आज दिल्ली का विकास हो चुका है काफ़ी हद तक, और दिल्ली को और आगे उठाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन केवल 325 करोड़ रुपए दिए हैं, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उनकी सरकार है तो स्वाभाविक है ये बजट को अच्छा बताएगी, लेकिन उन्हें देखना चाहिए इस राजधानी के आसपास और पूरे देश के किसान धरने पर हैं या कहीं ना कहीं इस धरने से जुड़े हुए किसान हैं। आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैठ करके एमएसपी मांग रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आय दोगुनी करेंगे। क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? बजट से क्या मिला? बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या दिख रहा है अलग? क्या आपको विशेष तौर पे बिहार को मदद मिली, सहयोग मिली, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो? पूरी तरीके से बिहार के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया, और केंद्र सरकार लगातार जो है ये कहती रही है कि 2022 तक जो है किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन 2020 में ही भिखारी बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने कृषि बिल के माध्यम से कर दिया है। केंद्र सरकार ने 2021-22 का ये जो बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट पूरी तरह से जो है किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। लॉकडाउन के समय जितने भी प्रवासी मजदूर जो है बेघर हुए थे, उनके रोजगार गए थे, उनके लिए कोई बजट में व्यवस्था नहीं की गई है। इस बजट में जो भी बजट प्रस्तुत किया है उन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ प्रस्तुत किया है। लोगों को शक भी न होने पावे और किसी को फायदा न होने पावे, ये प्रयास पूरा किया है। आज जो इस प्रकार से पूरे देश में कोरोना का छाया पड़ी हुई है, उस कोरोना के लिए उन्होंने पैसा तो स्वीकृत किया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया है कि वैक्सीन भी देंगे, किसके लिए देंगे, स्पष्ट होना चाहिए था। आज लोगों की मांग यही है कोरोना में मुफ्त वैक्सीन लगाई जाए, साफ साफ स्पष्ट उन्होंने घोषणा नहीं की। आज का बजट जो है मैं उस समय तक नहीं मानता जब तक किसान खुश नहीं होता। किसान तो मर रहे हैं, सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, और ये सरकार एक स्क्रिप्ट पढ़ रही है जो पूंजीपतियों के लिए लिखी हुई है, और ये सरकार उसकी बात सुन नहीं रही जिसके लिए सोले गा रही है कि हम 16 लाख करोड़ का उसको कर्ज दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें बनाकर स्क्रिप्ट में बता रहे हैं। भाई कर्जे में तो डूबा हुआ है, अब कर्जा और मत दो, आप कर्जा खत्म करो, उसका तो खत्म हो नहीं रहा, आप उसको और कर्जे देने की बात कर रहे हो। विपक्ष की आपने इस बजट को लेकर साफ तौर पर राय सुनी। इस बीच संजय गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ हैं। संजय, जल्दी से अपनी बात को रखें। संजय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? ठीक है, संजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और संतोष गुप्ता जी, किस तरह से देखते हैं आप सर बजट को? इसमें बजट को यदि एक आम आदमी की निगाहों से देखा जाए, देखिए जो व्यापार हैं, कारोबार हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो अपनी नज़रों से इस बजट को देखेंगी कि उन्हें क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या प्रोत्साहन मिला, नहीं मिला। तो वो तो ऐसा कुछ विशेष दिख नहीं रहा बजट में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है
कि आम आदमी ये सोच रहा था कि जो कोरोना संक्रमण में उसकी पैसे की तंगी रही, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई, बहुतों की नौकरियां छूट गई, लोगों की आमदनी कम हुई, जिनके सैलरी के पैकेज थे उनके पैकेज कम कर दिए गए, कारपोरेट सेक्टर ने भी बहुत लोगों की सेटिंग की। इसके बाद हुआ क्या कि जो हम ये आम मध्यम वर्गीय करदाता था, ये उम्मीद लगाए बैठा था वित्त मंत्री जी से कि कम से कम आप कर बोझ से हमें राहत दे दो। लोअर इनकम ग्रुप का जो आदमी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो हायर इनकम ग्रुप का आदमी है उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उससे यदि ज्यादा भी ले लेते हैं तो सहर्ष देता है, उसको उतनी तकलीफ नहीं होती, उसके पास पर्याप्त धन है। लेकिन जो मिडिल क्लास का आदमी है, मध्यम वर्ग का है, उसे सबसे ज्यादा हर चीज से परेशानी होती है। महंगाई बढ़ती है तो परेशानी होती है, और कर का आप उसको कोई लाभ नहीं देते तो उससे भी परेशानी है। कोरोना काल में उसकी आमदनी कम हो गई, परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई, और आपने कोई राहत नहीं दी जो राहत उसे अपेक्षित थी। लास्ट ईयर भी जो हम लोग बजट के पहले जिक्र कर रहे थे कि 5 लाख तक की आमदनी तक तो छूट है, आपने कहा टैक्स रिबेट है, मत दो टैक्स, लेकिन उससे ऊपर यदि आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स की वो रिबेट खत्म हो जाती है, और फिर वो 2.5 लाख की ही एग्जम्पशन रहती है और उसको पूरा टैक्स देना पड़ता है। तो मध्यम वर्ग ने सिर्फ यही मांगा था आपसे कि आप ये शर्त हटा दो, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको 5 लाख तक कर दो। 5 लाख तक करना चाहे तो आप सबके लिए कर दो, तो मिडिल क्लास ग्रुप के लोगों को भी उसका फायदा मिले। टैक्स की जो घटी हुई दर का लाभ वित्त मंत्री ने पिछले बजट में दिया था, उसमें भी बाजीगरी थी। क्या बाजीगरी थी कि आप कह रहे हैं कि हम आपको छूट सब खत्म कर देंगे, कटौतियां खत्म कर देंगे, तब आप घटी हुई दर का लाभ 15 लाख की आमदनी तक ले लो। यदि हम अपनी छूट, निवेश और सब खत्म कर देंगे और छूट सीधे आपके घटे दर पर चले जाए तो आम मध्यम वर्गीय करदाता नुकसान में था, तो वो कोई अडॉप्ट नहीं करेगा 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए, उससे कोई फायदा नहीं। वो तो छूट एग्जम्पशन उसमें जाएगा और उससे अपनी वो बड़ी उच्च दर से ही ले लेगा। ये भी मांगा था आपसे, ये मध्यम वर्ग आदमी कह रहा था कि भैया कोरोना से हमको तंगी से बचाओ और हमें कम से कम इन चीजों से निजात दिलाओ। आप पूरा हमको जो स्लैब रेट आपने घटाई है उसके साथ छूट, डिडक्शन, खर्च, एग्जम्पशन सब हमें दे दो, लेकिन आपने नहीं सुनी उसकी, बिल्कुल इग्नोर किया। जैसे हमेशा मध्यम आय वर्ग के करदाता इग्नोर किया जाता है, आज भी इग्नोर किया गया। संक्रमण काल में आशा लगाया था, वो भी धूल दूसरित हो गई। वित्त मंत्री जी की समझ में नहीं आया कि हम उसे कोई राहत दें। इससे बढ़कर मैं एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है चलिए माना हम लोग तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं, हमें नहीं दिया आपने, और आप ये दावा करते हैं कि हमने आपसे कुछ लिया नहीं। ये तो बिल्कुल एक समझ के परे की बात है। क्यों नहीं लिया? अभी पवन जी बड़ी थ्योरी समझा रहे थे, हमको एक बेसिक थ्योरी नहीं समझ में आ रही। आपने पेट्रोल में जी को तो ये जो बजट बहुत ऐतिहासिक लग रहा है। हाँ, ऐतिहासिक तो है ही है। जब कहीं कुछ नहीं मिला, सबकी जेबें खाली हैं, लोग परेशान हैं, है ना। ट्रेड इंडस्ट्री तो अपने तौर तरीके से उभर जाती है, वो उभरेगी। आप उसको नहीं भी दोगे तो भी हिंदुस्तानी आदमी बड़ी कुवत वाला होता है, अपना कारोबार कर लेगा। उनका कहना है ये जो पैसा लगाया गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया गया, सिस्टम पे लगाया गया, इससे इंप्रूव करेगा तो हर चीज इंप्रूव करेगी, लेकिन वो रूटीन कोर्स में करेगी। आपने कोई ऐसी बूस्टर डोज नहीं दे दी है उसको। एक जनरल चीजें हैं। किस तरह का बूस्टर डोज? बूस्टर डोज ये था कि आप उसको जो उसकी तकलीफें थे उसको दूर करते, उसको कुछ आप सब्सिडी के तौर पे कुछ देते। एमएसएमई सेक्टर जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, छोटे लघु एवं मध्य उद्योग, उनको आप कुछ बूस्ट देते। वो परेशान तो सबसे ज्यादा वही हुए, व्यापार बंद हुए, चौपट हुए तो उन्हीं के हुए, बड़े बड़े लोगों के थोड़ी बंद हुए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिकल में, इसमें जो भी दिए हैं, प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे तमाम चीजें सुधारने की कोशिश की, हमारे पास संसाधन नहीं है, वो सब स्वागत ही हो गए। लेकिन हम घूम के फिर वहीं पर आते हैं। आपने कहा कि हमने आम लोगों से कुछ नहीं लिया है, दावा बिल्कुल झूठा है। आपने बिल्कुल ले लिया। आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से एक्सेस लगा दिया, जिसको हम लोग ये भयभीत थे कि ऐसा कोई कोविड की रेवेन्यू को रिकूप करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। तो डायरेक्ट तो आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया कि उसके नाम से आपने 2.5 रुपए पेट्रोल पर और 4 रुपए डीजल पर लगा दिया।
चाहे वो विदेश से आयात किया जाए तो कस्टम ड्यूटी के ऊपर, देश में जिसका उत्पादन हो उसमें एक्साइज ड्यूटी के ऊपर। इक्वलाइजेशन की जो बात करते हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। इक्वलाइजेशन ही करना था तो क्यों लगाया भाई? आपको रेवेन्यू कलेक्शन यदि नहीं हो रहा तो आप ये सेस क्यों लगा रहे हैं? निश्चित आंकड़ा ये देखिए मिलेगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा और इसकी वजह से, डीजल की वजह से हर क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, उत्पादन हो, लोगों की चीजें हो, वस्तुएं की कीमतें महंगी होंगी जी, तो और वो हमारी जेब से जाएगी। हर चीज महंगी होगी और हर ये पैसा हमारी जेब से जाएगा। संतोष गुप्ता जी कह रहे हैं। पवन धवन जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो शायद पवन धवन जी नहीं है, मैं उनके पास जाऊंगा, फिलहाल उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा जारी रहेगी। हेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व की सबसे बृहद परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज आज राज्य के विकास की बुनियाद बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में आज विभिन्न परियोजनाओं के तहत 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 30 किलोमीटर लंबा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और 51 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे राजधानी लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के आवागमन को सुगम बनाएंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही ये उन सपनों को साकार करने के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी देगी। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रगति के लिए सरकार ने जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व जालौन आदि के सर्वांगीण विकास के लिए 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी तीव्रता से चल रहा है। बहुत ही बेकार रास्ते थे पहले, अब तो काफी सुधार है लगभग से पहले से। रास्ता बहुत बढ़िया होगा, रास्ता सबसे ज्यादा चलन लगा अभी। मेरठ और प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे आपार निवेश के द्वार उत्तर प्रदेश के लिए खोलने का कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश के प्रगति का प्रतीक इन्हीं एक्सप्रेसवे से खोल रही है विकास की नई राहें। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए राम झांसी से। राम, अपनी बात को रखें। राम जी, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। महिराम, एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ है। महिराम जी, अपनी बात को रखें। हाँ, मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ। मैं एक प्रवासी मजदूर हूँ, पिछले मार्च से मैं बेरोजगार हूँ। ठीक है, हाँ बोलिए, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, तो सर मैं पिछले मार्च से बेरोजगार हूँ। केंद्र सरकार में पिछले मार्च में प्रवासी मजदूरों के लिए भारत के 116 दिन चिन्हित किए थे, जिसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात की थी। तो ये कोरोना काल में एक बजट पेश किया था ना। ठीक है।
उसमें मेरे को एक दिन का रोजगार नहीं मिला रहा। अभी भी प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, वो प्रवासी मजदूरों के लिए क्या है, इसमें क्या है बजट में? तो मई राम जी को आपने सुना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राम जी का कहना है कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार नहीं मिला है, और रोजगार को लेकर खासकर इस बजट की बात की जाए तो कोई ठोस रणनीति फिलहाल देखने को नहीं मिली है, जिसके बारे में साफ तौर पर हम बात भी कर रहे हैं। और हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं। इस बजट को लेकर हम बात कर रहे हैं। ये बजट में कई फायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई इसमें झटके भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में संतोष गुप्ता जी साफ तौर पे बता रहे थे। फायदों के बारे में जैसा कि पवन धवन जी ने बताया, हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं ने हेल्थ सेक्टर के लिए फायदेमंद किस तरह से जिसके बारे में बताया। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल आपसे है, हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि भाई बजट तो बड़ा बड़ा दे दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल कितना होता है, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं, और इससे पहले हमने दिखाए भी था ग्राफिक्स के जरिए कि बड़ी तादाद में जो बजट का अमाउंट है हेल्थ सेक्टर को लेकर, वो खर्च ही नहीं किया जाता। सर, तो मैं आपको दे दूं, आप खर्च ना करें उसको, तो फिर आपकी समस्या है ना, वो मेरी समस्या नहीं है। तो ये देखिए, जो हेल्थ है, एजुकेशन है, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे यहाँ प्रोग्राम है, वो कॉन्करेंट लिस्ट पे होते हैं, जिसमें राज्य अपने जो सिटीजन्स है उनके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। और ये बजट भी है, इसमें 30% केंद्र सरकार के पास होता है, 70% राज्य सरकारों को चला जाएगा। और अगर राज्य सरकारें नहीं इसको खर्च करती हैं तो ये उनकी कोताही होगी। और ये पहले हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं इस बात को, कि अगर राज्य सरकारें, हम ये भी नहीं चाहते कि खर्चा ऐसे हो जिसका फायदा ना हो, उससे तो बिना खर्च हो ही रह जाए, वो ठीक है। लेकिन अगर खर्च हो तो अच्छे तरीके से हो और लोगों तक उसका लाभ पहुंचे, तभी इसका फायदा होगा। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जैसे और नए एम्स बन रहे हैं, उसके लिए फंडिंग बढ़ाई जाए इसके तहत, और दूसरे नेशनल हेल्थ मिशन जो चल रहा है उसको और मजबूत किया जाए, आयुष्मान भारत को और मजबूत किया जाए, भिन्न भिन्न जो सरकार की इंश्योरेंस स्कीम से। देखिए, भारत में जब हम बात करते हैं कि 80% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर में है और 20% पब्लिक सेक्टर में है, लेकिन वो 20% 80% जनता उसके लिए compete करती है, और 80% प्राइवेट सेक्टर को 20% पॉपुलेशन भारत की एक्सेस करती है। इसलिए पब्लिक सेक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल उस पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो उपयोग अभी हमने देखा कोविड में हुआ, और आगे भी उसको हम लोगों के स्वास्थ्य से जोड़ सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर सरकार उस खर्चे की भरपाई करे इन प्रोग्राम से, ये आयुष्मान भारत के जरिए अगर, और हो भी रहा है वो, कुछ स्तर पे हो रहा है, लेकिन काफी अभी होना बाकी है। और जितना भी दिया जाए वो कम पड़ेगा। जैसे सभी लोग को उम्मीद थी, हमको तो उम्मीद यही हम कह रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से कह रहे हैं कि देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन स्पेंडिंग के साथ साथ जो एलोकेशन है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ठीक से उसको खर्चा नहीं करेंगे, वो भी एक समस्या हमेशा रहती है। और उसको ठीक से खर्च करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, कि जो भी पैसा है आपके, जैसे घर का बजट आप बनाते हैं, वो ठीक सुचारू रूप से इस्तेमाल हो, वो पिलफरेज ना हो, उसमें करप्शन ना आए। तो ये भी हम सबका ही दायित्व है इसमें देश के लिए। और देखिए, शिकायतें तो सबको बहुत सारी होंगी, किसान भी कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन आज आप देखिए कि टैक्स ब्रैकेट में कितने लोग हैं, कितने किसान टैक्स देते हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर नहीं है। हर आदमी उम्मीद करता है कि बिजली फ्री मिल जाए, पानी फ्री मिल जाए, सड़क अच्छी मिल जाए, तो कहाँ से मिल जाएगी? तो अगर सड़क अच्छी बननी है, बिजली पानी मिलना है, तो लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। अरे लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए 1 रुपया रोज भी अगर मांगा जाए तो कम से कम उतना तो खर्च करें। आज देखिए, ज्यादातर लोगों के पास ना तो प्राइवेट इंश्योरेंस, अगर कुछ मिलता नहीं तो कुछ लिया भी तो नहीं जाता ना। अभी जैसे हमारे साथ संतोष गुप्ता जी जुड़े हुए थे, भाई पेट्रोल डीजल पे सेस लगा देना, और ये जो लगा है, अब इस पे अगर सेस लगेगा तो भाई सीधी सी बात है, ये सीधा असर आम आदमी पे पड़ेगा। इसको लेकर सर क्या कहेंगे? तो कम से कम ज्यादा
स्टेशन, बिजली, पानी, सड़क, रेलवे कहाँ से मिलेगा? ये कोई थोड़ी गिरेगा, ये तो टैक्स पेयर के पैसे से ही होगा ये। अब लोग चाहे इसको माने या ना माने, लोग कहें हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ कैसे नहीं मिला? आपको सड़क नहीं मिल रही बनी बनाई जिसपे आप रोज गाड़ी चला के जाते हैं काम करने, बिजली नहीं मिल रही है आपको। आज जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे और दूसरी जगह हो। नहीं तो पहले 18 घंटे पावर कट होता था कि साहब एग्रीकल्चर में बिजली देनी है, उन बेचारों को भी नहीं पूरी मिलती थी। तो देखिए, जब भी डेवलपमेंट होगा तो इसमें खर्चा होता है, और हम लोग जो टैक्स पेयर हैं उनके ही पैसे से सब होता है। कोई सरकार कहीं से नोट छाप लो तो और महंगाई बढ़ेगी। तो इसलिए लोगों का योगदान भी इसमें उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सरकार उसी को खर्च देगी जो पैसा आ रहा है सरकार के पास। कोई सरकार कोई ऐसा तो है नहीं, और बहुत ज्यादा नोट आप छाप लेंगे तो और महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए लोगों को भी समझना होगा कि कोई इसमें जादू की पड़ी नहीं है गवर्नमेंट के पास भी। मैं कोई गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को समस्याएं भी समझनी है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और ज्यादातर पॉपुलेशन स्वास्थ्य पे कुछ भी खर्च नहीं करती है। या अब आप देखिए दिल्ली में उन्होंने कहा हम बिजली फ्री दे देंगे, हम पानी फ्री, कहाँ से दे दोगे? फिर नहीं दे सकते आप। फिर एक अवस्था आएगी कि आप चरमरा जाएंगे। इसी प्रकार से किसानों की बिजली माफी पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह वो इलेक्शन पे टाइम पे घोषित हो जाती है। तो अगर आप मैं चाहूंगा आपको रीतू लखनऊ से, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है, मैं चाहूंगा कि उनको भी ले लेते। रीतू जी अपनी बात को रखें। नीतू जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची? जल्दी से अपनी बात को रखें। नीतू जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? ठीक है, शायद नीतू जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी। महिराम एक दर्शक हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए। महिराम जी अपनी बात को रखें। राजस्थान। हाँ, अपनी बात को रखें। हाँ, मेरी बात पहले पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ाया, इससे समस्या है। दूसरी जो प्रवासी मजदूरों के लिए करते हैं वो करते कुछ नहीं है। बीकानेर जिले को 116 जिला में वो चिन्हित किया था कि प्रवासी मजदूर को रोजगार मिलेगा। 1 साल से हमारे गांव में 60 बंदे बैठे, एक कोई नहीं मिला पूरे जिले में। तो ये बजट, तो ये 2 बोल वाला मेरे को प्रवासी मजदूर वाला और ये डीजल वाला ये पूरा भार हमारा आम आदमी किसान पे पड़ेगा। हमारे 3-4 बीघा छोटी जमीन है, प्रवासी मजदूर थे, अभी उधर काम बंद हो गया, इधर काम प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल नहीं रहा है। कि महिराम जी बहुत बहुत शुक्रिया। महिराम जी बीकानेर राजस्थान से जुड़े हुए थे। 60 मजदूर हैं जो बाहर से आए थे, जिनको वादा किया गया था रोजगार दिया जाएगा, लेकिन किसी तरह का ना किसी योजना के माध्यम से उन्हें अब तक रोजगार मिल जाए। राजीव कक्कड़ जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ चिकित्सक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहेंगे सर इस बजट को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं? डॉक्टर तो आप हैं लेकिन आम नागरिक भी हैं, उस लिहाज से इस बजट को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि ये बात जो कही गई है, जो एमसी मिश्रा साहब भी कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य को लेकर बहुत सरकार इस बजट में बहुत एक्टिव मोड में नजर आई। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो ध्यान दिए ही दिए, लेकिन स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा जो है वो जिसे कह सकते हैं खजाना खोला गया है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही है, पहली बार हुआ है कि स्वास्थ्य के ऊपर भी लोगों ने ध्यान दिया है। नहीं कोई पब्लिक, नहीं सरकार अभी तक स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देती। हम लोग अपनी स्कूटर 2 महीने में सर्विस करवाते हैं, गाड़ी करवाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो कभी ये भी नहीं सोचते कि चलिए एक हेल्थ चेकअप भी करवा लें। और जो हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि हर चीज़ हमें मिल जाए, हमें करना कुछ ना पड़े, बॉडी केवल चलती चली जाए और हमारी हेल्थ हमेशा बिल्कुल ठीक रहे। कभी भी हम अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर नहीं स्वयं खर्चा करना चाहते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज़ फ्री में हो जाए। तो पहली बार सरकार ने करा है। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स मिलके काम करने की ज़रूरत है। अभी इसमें बहुत लंबी लड़ाई है, अभी ये शुरुआत है और काफ़ी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं। इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल पब्लिक तक सारी फैसिलिटीज़ पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% पॉपुलेशन हमारी गांव में रहती है, उनके पास तक हेल्थ के सारी चीज़ें पहुंचना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स लोग बनना चाहते हैं लेकिन सीट्स अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की सीट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, गवर्नमेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स बहुत कम है, मुद्दे बहुत कुछ हैं। जवाब शुरू हो गया है, आशा है आगे भी होता चला जाएगा। तो जवाब शुरू हो गया है। अजय गुड़गांव से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अजय अपनी बात को रखें जल्दी से। हेलो जी अजय, क्या कहना चाहेंगे आप, बोलिए। हेलो हाँ अजय, अपनी बात को रखें, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ अजय जी बोलिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। हेलो
हाँ जी जी बोलिए, टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए जल्दी से। जो प्रोफेसर मिश्रा जी जो जिस बात को कह रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। जो अगर गवर्नमेंट लेगी नहीं तो देगी कहाँ से, और कहाँ से जो का विकास होगा देश का। और गरीबों के लिए बहुत कुछ दिया है इसमें, और विपक्ष के पास जो है कुछ है नहीं, वो तो हर चीज में बुराई ढूंढती है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के पास तो पारस की मनी है, जो पारस की मनी जैसे बोल रहे कि वैसे ही विपक्ष सारा बोलता है जी। मनमोहन सिंह सरकार में पत्तों पे पैसे घटते थे पहले, मैं पक्के कहाँ से पैसे ला के दूंगा, पेड़ों पे पैसे होते नहीं है। तो ये बजट इतना बढ़िया है गरीबों के लिए, बहुत अच्छा बजट है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है आपकी बात, जी ठीक है आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। राजन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है, राजन अपनी बात को रखें। राजन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखें। ठीक है, तो शायद उनसे संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। संतोष गुप्ता जी, आपने सुना, तमाम दर्शक भी जुड़ रहे हैं, विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खैर विपक्ष है तो तमाम जो खामियां थी बजट को लेकर वो साफ तौर पे बताई गई, और MC मिश्रा साहब को भी आपने सुना। लेकिन खासकर जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये जो पेट्रोल डीजल का सेस जो बढ़ाया गया है, इससे कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी कई सारी चीज़ें देखी गई, जैसे रोजगार। एक दर्शक हमारे साथ महिराम जी जुड़े हुए हैं जो रोजगार की बात कर रहे थे। रोजगार को लेकर कोई खास रणनीति नहीं देखने को मिली। मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने पिटारा तो खोला है, लेकिन एक दर्शक इस बीच आदर्श गाजियाबाद से हमारे साथ है। आदर्श अपनी बात को रखें। हमारा जो आपका बिल आया है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, उनका जो बिल है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहाँ हम पहले ही कोरोना की जैसी बीमारी से फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, उस हालात में हर चीज महंगी कर दी गई है। इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट, ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसमें फोन किया वही उन्होंने महंगा कर दिया। सेकेंड, यहाँ पे पेट्रोल एक तो एजुकेशन के लिए कुछ करा नहीं, ऊपर से बोल रहे हैं आदर्श विद्यालय बनवाएंगे। आदर्श विद्यालय तो जब खुलेगा, जब आदर्श विद्यालय तो जब खुलेगा जब ये हमारे को एजुकेशन के लिए ऑनलाइन ही फोन दे देंगे। फोन तो इन्होंने पहले महंगे कर दिए। फोन महंगे करने के बाद अब इन्होंने क्या करा, जितना भी ये सारा ये भेजा इन्होंने पेट्रोल, हमारे आम जो आसपास यहाँ से घर से दूसरी जगह जाने के लिए हम वाहन का यूज करते हैं, उसका तेल ही इतना महंगा कर दिया इन्होंने। बाकी सब्जी, जो हम जितने भी गरीब लोग हैं, जो मिडल मैन का तो इन्होंने बिल्कुल ही धर के खराब कर दिया। हमारी सब्जी महंगी कर दी, आलू प्याज जितनी भी सब्जियां सब महंगी कर दी, दाल इन्होंने महंगी कर दी, चावल इन्होंने महंगे कर दिए। बिल्कुल ही बेकार बजट दिया है। और मैं अपनी फाइनेंशियल मिनिस्टर से बोलूंगा, निर्मला सीतारमण जी से, कि वो कृपया करके हमारे जो एजुकेशन का स्तर है उसे बढ़ाएं। और यहाँ तक की यूपी की बात करी जाए, वहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल है बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा। जितने भी सरकारी विद्यालय है वहाँ पे पढ़ाई का कुछ भी नहीं है। टीचर आते हैं PhD होल्डर से, लेकिन पढ़ाते नहीं है। इतना ज्यादा डिग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजों का हालात है इस टाइम। मैं भी छात्र हूँ और सरकारी स्कूल से ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ के पढ़ाई के हालात है बहुत ज्यादा खराब है। शायद जो भी आदर्श विद्यालय बनवा रहे हैं, शायद इससे कुछ देश के में फायदा है। ठीक है आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया। आदर्श ने एक तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, बजट को लेकर उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन सिस्टम की एक तस्वीर आदर्श ने दिखाई है जमीनी स्तर पर, जो के न्यूज भी आपको दिखाता रहता है। एक तरफ ये बजट होता है, दूसरी तरफ वो तस्वीर भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। फिलहाल नीतू लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। नीतू जी अपनी बात को रखें। जी हाँ सर, देखिए बजट की जो तारीफ है वो केवल सरकार और उनसे जुड़े लोग ही कर रहे हैं सर। हम आम जनता को कोई फायदा नहीं मिला है, और कोई सामान ना ही सस्ता है और ना ही सस्ता होने की कहीं कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। और सर ये बजट कोरोना काल में आया है, तो कोरोना काल में इन्होंने क्या सुविधाएं दी? बजट में ऐसा तो कुछ नहीं दिया है इन्होंने। बस एक परिवर्तन जरूर हुआ है कि इनके बजट के आकार और रंग में जरूर परिवर्तन आ गया है। और अमेरिका से तुलना करते हैं तो अमेरिका ने जब दिया है 30,000 पर व्यक्ति को, तो क्या इन्होंने हम लोगों को कोरोना काल में क्या दिया? इन्होंने हर चीज हमसे ली है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल, किसी चीज में कोई गवर्नमेंट ने कोई सुविधा नहीं दी है, और ना ही इस बजट में भी ऐसा कुछ लाए हैं ये लोग। हरियाणा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। मुकेश जी अपनी बात को रखें। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप?
सर मैं बजट के विषय में तो सर मेरी कोई बात नहीं है सर, लेकिन जो हरियाणा में सर स्थिति है फिलहाल, उससे सर इंटरनेट बंद हो गया है और बच्चे बहुत परेशान चल रहे हैं सर, क्योंकि वो उनका ऑनलाइन सर पढ़ाई थी, वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं सर। और कोरोना काल से स्कूल वैसे ही बंद है, तो वे बच्चे पढ़ने के लिए बहुत परेशान है सर। इस विषय पर आप सर कोई बात रखें तो हमारे लिए। हम जरूर इस मुद्दे को भी उठाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, और यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट्स के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लोग अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अतिथि सरकार के लिए खोलकर आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। जो ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से जो गांव वालों को लाभ मिला है, प्रति कक्ष होम स्टे के लिए 60,000 रुपये दिया जा रहा है और रिनोवेशन के लिए जो है 25,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। और अभी यहाँ पे अगोड़ा में होम स्टे लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि होटल में वो सुविधाएं नहीं होती हैं जो होम स्टे में लोगों को दी जा रही है। और जैसे पहले यहाँ टूरिस्ट आते थे तो काफ़ी दिक्कतें करना पड़ता था टूरिस्ट को, जैसे कैंपिंग करने के लिए, इसके लिए अब सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता गाँव वालों को मिल रही है। और जैसे अब होम स्टे है, हम टूरिस्ट को घर में भी रुका सकेंगे और उनको अच्छी सुविधा दे सकेंगे। मतलब सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पे होम स्टे चलाते हैं। अब तो ना लैंड यूज बदलने की ज़रूरत, ना व्यवसाय आवास टैक्स और ना बिजली पानी का व्यावसायिक बिल। उत्तराखंड सरकार 3 साल तक सर्विस टैक्स की जिम्मेदारी भी खुद उठा रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, होम स्टे के लिए जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा ही की जाएगी। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना में शामिल होकर बढ़ाएं मान और सम्मान। अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में करें अपनी भागीदारी। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिलाधिकारी या जिला पर्यटन विकास अधिकारी से संपर्क करें। उत्तराखंड, सचमुच स्वर्ग। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरेंद्र गाजियाबाद से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। नरेंद्र, अपनी बात को रखें। नरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, आप बोलिए जल्दी से। सर कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार ने बजट तो बहुत अच्छा दिया है। अगर ये बजट नीचे स्तर में अच्छी तरीके से उतरे तो ये बजट बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। जी जी बोलिए। और दूसरी बात यह है कि महंगाई तो अभी कुछ मार्केट में है नहीं। अभी सब्जी दालें वगैरह सब चीज सस्ती चल रही है। और क्या कहते हैं, बस पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा है।
और क्या कहते हैं, विपक्ष का काम तो है कि महंगाई पे आवाज उठाना। अब जब सरकार और विपक्ष की रहती है तो उल्टे सुल्टे अब सब तो बोलती है सरकार को। कांग्रेस ने भी 55 साल राज की। ठीक है नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अच्छी बात कही, जिस बात को हम भी कह रहे हैं कि भाई बजट तो पेश किया जाता है लेकिन धरातल पर सही तरह से हर बजट उतरे हर विभाग में, तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। यूपी की ही अगर हम बात कर लें तो बड़े पैमाने पर करीबन 40% के आसपास हिस्सा जो है बजट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो आप सोचिए, लेकिन इस बीच सरकार ने जो बजट पेश किया है, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया गया है और एक सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। लेकिन और भी कई ऐसी चीज़ें जिस पर कदम उठाने की ज़रूरत थी, जिस पर फिलहाल उठाया नहीं गया। फिलहाल क्या कहेंगे संतोष गुप्ता जी आप? देखिए, जहाँ तक पूरे बजट के एलोकेशन की बात करें हम लोग, तो वो एक रूटीन प्रक्रिया है बजट में। सरकार को पैसे कहाँ कहाँ से आने और कहाँ कहाँ खर्च करने हैं, ये प्रायोरिटी तय करनी होती है समय काल और परिस्थिति के हिसाब से, उसमें एलोकेशन होता है। तो इसमें एलोकेशन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है निश्चित तौर पे, तो उससे कहीं ना कहीं गाड़ी लाइन पर आएगी। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी तो वो ट्रेड सर्किल उससे पूरा प्रभावित होता है, रोजगार भी उससे मिलेंगे तमाम इंडस्ट्रीज को, वो तो चीजें हैं। लेकिन साथ साथ में यदि ये देखें कि हम जब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मान लें यदि हमारे घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, तो हम क्या अपने घर की परिस्थितियों में सबके ऊपर ऐसा भार डाल देंगे कि वो कुछ कर ना पाए? हम तो उन स्थितियों को शांति से गुजरने देंगे, भार तो नहीं डालेंगे, बल्कि ये चाहेंगे जैसे हैं वैसे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम एक सतत प्रक्रिया के दर से के स्थितियों से गुजरते हुए उभरे। तो ये बस खाली एक शिकायत रही इस बजट से कि मध्यम वर्ग के लोगों को आपने कुछ दिया नहीं और एक आम जनों से आपने बहुत कुछ ले लिया और कह रहे हैं हमने कुछ नहीं लिया। जो हम आप पेट्रोल और डीजल के दामों का व्यापक असर होगा, वस्तुएं बढ़ेंगी, कीमत बढ़ेंगी। और बाकी एलोकेशन तो सब चीजें ठीक है, सरकार यदि धरातल पे अच्छा काम करती है तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। हम लोग साल भर बाद इस पे देख सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यूं तो बाजीगरी आंकड़ों की बड़ी अच्छी है, सब सपने अच्छे दिखाए गए हैं। इसमें एक चीज बड़ी गंभीरता से देखें तो ये आ रही है, आपने हमको सब बता दिया कि ये इतने किलोमीटर की सड़कें बन जाएंगी, इतने किलोमीटर के रेल प्रोजेक्ट बन जाएंगे, ये मेट्रो स्टेशन चले जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम एयरपोर्ट सब मेंटेनेंस पे दे देंगे, रेलगाड़ियां हम प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, तो फिर हम करेंगे क्या? सवाल ये है कि सब प्राइवेट सेक्टर को आप दे देंगे धीरे धीरे तो अच्छी है, वो गुणवत्ता तो अच्छी दिखाएगा लेकिन महंगी करेगा क्यों? उसे प्रॉफिट कमाना है, ऐसा तो है नहीं। वो आपसे क्यों काम आपके साथ साझा करेगा, अपनी पूंजी क्यों लगाएगा? तो वो चीजें तो हमको महंगी ही मिलेंगी। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक सीमा तक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट को करें, हर जगह उसका इस्तेमाल ना करें और ऐसा ना हो कि हम समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ जाएं। ठीक है, हम समाजवाद सारी चीजें एक ही जगह कंसोलिडेट होके एक वर्ग के पास पहुंच जाएं। हाँ, ठीक है, तो हम समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ ना बढ़ जाए, ये भी फिलहाल देखना है। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संतोष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन धवन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी सी कमी है। MC मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सो बोलेगा के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बजट फिलहाल आ गया है, आम आदमी के लिए कुछ खास फिलहाल इस बजट में नहीं दिखा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने फोकस किया है और हेल्थ पे फोकस किया है। अब इससे GDP पे क्या ग्रोथ लेगी, कितना असर पैदा होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। सो बोलेगा में ताई बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी।